सो वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उच्चतर सब्जेक्ट इकोनॉमी। हम लोग को आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, उसमें बता रहे हैं, उसमें बताए थे कृषि सब्सिडी, कृषि से संबंधित खत्म हो गया था। उसमें पढ़े थे हम एमएसपी लैंड रिफॉर्म, और उसमें कई सारी टॉपिक्स है, उसमें हम लोगों ने क्लियर किया था। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी मेंस के लिए देख लिए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है सरकारी बजटिंग। उच्चतर विषय में टॉपिक क्या है? सरकारी बजटिंग। इसके पहले हम देख लेते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने यूपीएससी का इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं ना। GS3 का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग इकोनॉमी अभी स्टार्ट किया है। इकोनॉमी में हम लोग ने कृषि संबंधित स्टार्ट किया है। कृषि में हम लोग ने लैंड रिफॉर्म, ठीक है ना, एमएसपी और कृषि विपणन प्रणाली, अन्य कई सारे टॉपिक्स को क्लियर हम लोग किया है। उसका हम लोग ने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया, मेंस का जो विगत वर्षों में जो पूछा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उच्चतर सब्जेक्ट, ठीक है ना। उच्चतर विषय हम लोग सबसे पहला बजटिंग होगा, सरकारी बजटिंग, ठीक है ना। इसके हम समझेंगे, ठीक है ना। बजटिंग क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, बजटिंग का सामान्य अर्थ है सरकार जब बजटिंग पेश करती है तो उसे उनके उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, ठीक है ना, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप अगर प्रस्तावना लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बजटिंग से सरकार के उत्तरदायित्व का पता चलता है, ठीक है ना। सरकार पता करती है। 2 रूपों में इसका देखा गया है, ठीक है ना। इसके कई प्रकार होते हैं, ये हम डिस्कस करा देंगे। इसका नोट्स भी हम दिखा देंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो साथ साथ लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नोट्स और क्या है सरकारी बजटिंग। इसके बाद में अगले सब चीज़, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरकारी बजटिंग के अंतर्गत सरकार बजट के अलग अलग रूपों को 2 प्रारूप में अध्ययन किया जाता है। यह ध्यान देने के बाद बजट के प्रारूप सरकार के जवाबदेही, ठीक ना, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के प्रभावित करने हैं। दूसरे शब्दों में यदि बजट के प्रारूप को बदल दिया जाए तो सरकार का जवाबदेही उत्तरदायित्व का स्तर भी बदल जाएगा। और बजट का प्रारूप हम बदल देंगे, बजट पर पेश नहीं किया जाएगा, सरकार का उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबल का भी पता चल जाएगा वो कैसी है, ठीक है ना, ये भी पता चल जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यही बार इसका समझते हैं। पहला है इसका लाइन आइटम बजटिंग, ठीक ना। लाइन आइटम बजटिंग मतलब इसके पिछले वर्षों का, इसमें बनाने से पहले पिछले वर्षों के देखा जाता है, ठीक ना। इसमें प्रोग्राम बजटिंग, इसका प्रोग्राम तय किया जाता है, ठीक है ना, किस किस के लिए किया जाता है। इसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है, परफॉर्मेंस बजटिंग, इसमें परफॉर्मेंस देता है कि सरकार कैसी परफॉर्मेंस करे उसके हिसाब से। ये जीरो बेस बजटिंग है, इसमें कोई भी पिछले वर्ष की भी नई चीज़ों को नहीं देखा जाता, ठीक ना। किसी भी चीज़ को नहीं देखा जाता, इसमें जीरो बजटिंग है, इसमें स्टार्टिंग दे दिया जाता है, ठीक ना। लाइन आइटम बजटिंग मतलब होता है पिछले वर्ष के अनुरूप देखा जाता है, कैसे काम किया गया है उसके अनुरूप दिया जाएगा बजटिंग, ठीक है ना। उसके बाद प्रोग्राम देखा जाएगा, उसमें किस जैसे मान लीजिए कि सड़क योजना के लिए देना पैसा, सड़क या शिक्षा के लिए, ये देखा जाता है, इसमें प्रोग्राम रहता है, ठीक है ना। उसके बाद परफॉर्मेंस देखा जाता है कि पिछले वर्ष का उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके हिसाब से किस में काम में ये लगाने वाला है। उसके बाद जीरो बेस बजटिंग मतलब होता है कि इसमें किसी भी तरह का बेस बजटिंग या जीरो रहेगा, इसमें कोई भी नहीं देखा जाएगा, ठीक ना। एक और होता है जेंडर बजटिंग, इस पर हम बताएंगे, क्वेश्चन भी आया, ठीक ना। तो चलिए एक और चीज़ को हम नोट्स के द्वारा देखते हैं, ठीक ना। इस तरफ समझ लेंगे लाइन आइटम क्या है, प्रोग्राम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, देखते हैं। चलिए तो देखिए, इसमें देखिए अभी है लाइन आइटम बजटिंग, जो बोले हैं वही होगा, इससे कोई अलग नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इस बजटिंग में आने वाले वर्ष के लिए खर्चों के मंत्रालयानुसार विभागानुसार प्रस्तुत किया जाता है, ठीक ना। आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का, ठीक ना, आने वाले, जिसमें मान लीजिए 2023 में 2025 में क्या खर्च होने वाला है, इसके विभाग द्वारा इसका आता है, ठीक ना, प्रस्तुत है। यही कारण है कि इसे लाइन कहता है, ठीक ना। मतलब कि इस वर्ष के लिए कितना खर्च होगा, इसमें लाइन होगा, लाइन के हिसाब से देखा जाएगा कितना खर्च है, उसके हिसाब से बजट तय होगा, ठीक है। लेकिन इस बजटिंग के आने वाले वर्ष के लिए खर्चों को मंत्रालय के अनुसार विभाग के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है कि इस साल कितना खर्च होगा, 2026 में कितना खर्च होगा, इसमें बस रहता है, समझ में। इसमें मतलब रहता है कि इस साल कितना खर्च होगा, बस यही है, ठीक ना। देखिए इस बजटिंग के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है, क्योंकि इसमें आने वाले वर्षों के लिए खर्चों का अनुमान लगती समय पिछले वर्ष के मुख्य रूप से आधार बनाया जाता है, ठीक है, बोले ना। यही चीज़ें आपको बताएंगे। इसमें जो खर्च होता है, इसमें पिछले वर्ष को देखा जाता है कितना आधार बना जाता है। पिछले वर्ष मान लीजिए कि 200 करोड़ खर्च हुआ है, इस साल भी देखा जाएगा इसमें थोड़ा मोड़ा अधिक देकर 200 करोड़ के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक ना। मंत्रालय या विभाग अनुसार इसका किया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार इस बजटिंग के खर्च को एक उचित आधार नहीं मिल पाता है, ठीक ना, उचित आधार नहीं इसका मिलता है कि इस पर खर्च किया जाता है। इस बजटिंग में आने खर्चों का समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है,
जिस कारण इसके उप विभाजन या सब डिवीज़न का पता नहीं लगता है। इसके संसदीय नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इस उपयुक्त के बावजूद ये बजटिंग काफ़ी सरल होती है और लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं, इससे लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना। उपयुक्त के बावजूद भी समझ आया कि ये लाइन आइटम क्या है। इसमें मंत्रालय विभाग के अनुसार समझ लीजिए पहले लाइन बजटिंग, ठीक है ना। इसमें मंत्रालय या विभाग के अनुसार, मंत्रालय, ठीक है ना, के अनुसार इसमें 2026 के लिए मान लीजिए कितना किया, ठीक है ना। इसमें 26 की जो बजटिंग देना है समझ लीजिए बिहार सरकार को, देखा जाएगा पिछले वर्ष कितने 2000 से 200 300 कितना करोड़ दिया गया उसी के अनुसार दिया जाएगा। सेम हो जाएगा ये लाइन आइटम बजटिंग। अब देखते हैं दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस या प्रोग्राम बजटिंग। अब दूसरा है प्रोग्राम बजटिंग। एक सेकेंड देखिए, इसमें प्रोग्राम तैयार होता है, ठीक ना। इसमें मिनी बजट भी कहते हैं। इस बजटिंग के मंत्रालय और विभाग अपनी अलग अलग गतिविधियाँ, ठीक है ना, अलग अलग क्या काम करना है उसकी गतिविधियाँ, जिनकी तकनीकी रूप से प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें प्रोग्राम बना जाता है। हम लोग काम बनाते हैं ना प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए गाँव में हम लोग सरस्वती पूजा रखते हैं, उसमें बनाते हैं कि ये इतना प्रसाद आएगा, इतना का ये आएगा, इतना का ये आएगा, उस तरह प्रोग्राम आएगा। इसमें भी मान लीजिए प्रोग्राम बन जाता है कि किस किस के लिए पैसा देना, जैसे ग्रामीण आवास, ओके, उसके बाद ज़मीन के लिए, उसके बाद शिक्षा के लिए, सब इसमें प्रोग्राम बनाया जाता है, जिससे हम लोग कोस्ट बजट या जिसे तकनीकी रूप से प्रोग्राम कहा जाता है। ये अलग अलग लागत बजट, कोस्ट बजट तैयार किया जाता है, इसे मिनी बजट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे मिनी बजट भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास, ये सब होगा, ठीक है ना। बजटिंग की यह प्रणाली संसदीय नियंत्रण की मजबूत करती है। बजटिंग की यह प्रणाली संसदीय नियंत्रण को जो भी और मजबूत करती है। इसे बड़ी कमजोरी यह है कि कार्यपालिका को निष्पादन संदर्भ में उत्तरदायी नहीं बना पाती है। एक कार्यपालिका को नहीं बनाती कि कार्यपालिका कैसी कार्य करे, ये बस नहीं बना पाती है। बजट तो ये पेश करती है लेकिन कार्यपालिका को ये बाध्य नहीं कर पाती है। क्या बाध्य नहीं कर पाती है, ओके। अब देखते हैं इसमें परफॉर्मेंस बजटिंग। इसमें पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, पिछले साल का परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस बजटिंग ना, परफॉर्मेंस PRFORMANC, ठीक ना, परफॉर्मेंस बजटिंग। इसमें पिछले साल देखा जाता है, देखिए ये भी देखे लिखा जाएगा परफॉर्मेंस के हिसाब से पिछले साल कितने गुण अवगुण हुआ है उसे। इस बजटिंग के प्रोग्राम बजटिंग के सभी गुण होते हैं, जिस प्रोग्राम जो है वही होते हैं, इसमें प्रोग्राम भी रहता है। और इसके मानों को जोड़ दिया जाए तो उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग बजटिंग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना मांग जाने और किसी खर्च के साथ ये बताया गया कि वो ग्रामीण देश में कितने घर को निर्माण। इसमें देखिए, इसमें देखा जाए परिणाम भी देखा जाएगा। मान लीजिए हम 200 करोड़ दिए हैं ग्रामीण आवास के लिए, देखेंगे उसमें कितना कार्य सरकार की है, इसमें परिणाम भी। यह बजटिंग इस विचार को ध्यान रखता है कि केवल खर्च से काम नहीं चलेगा, ये भी देखना होगा कि उसका परिणाम क्या होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आएगा परिणाम किस में आता है, तो परफॉर्मेंस बजटिंग में कैसा परफॉर्मेंस है, समझ में आया। और लास्ट है जीरो बजटिंग, ठीक है ना। जीरो बजटिंग को हम लोग देख लेते हैं एकदम अच्छे से। चलिए आइए, एक हाँ वही है, ओके सही। इस बजटिंग के प्रत्येक मंत्रालय विभाग को प्रत्येक खर्च के आगे लक्ष्यों का वर्णन करना होगा। दूसरे शब्दों में लक्ष्यों के आधार पर खर्चों का उचित है। इस बजटिंग की एक मुख्य कमजोरी है कि गुणात्मक क्षेत्र में लागू करना कठिन होता है, ठीक है ना। इसमें गुण देखा जाता है, सिर्फ गुण, ठीक है, काम देखा जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्र में मापकीय लक्ष्य निर्धारित करना कठिन है। वर्ष 2005 से 6 में निर्धारित की गई आउटकम बजटिंग के इस बजटिंग का मिलती जुलती है। आउटकम बजटिंग के प्रत्येक मंत्रालय विभाग के अपने अपने संचालित होने वाली सरकारी योजना के 3 बातों का ध्यान देखेगा, ठीक ना। क्या क्या 3 बात है। पहला है आउटले, संभावित खर्च क्या है, भौतिक लक्ष्य क्या है, ठीक है, क्या आउटपुट क्या है, उसके बाद गुणात्मक लक्ष्य क्या है, मतलब कि संभावित खर्च कितना होगा। जैसे मान लो 2000 करोड़ संभावित खर्च है, ठीक है ना, एक बात कर रहे हैं। उसके बाद भौतिक लक्ष्य कितना, मान लीजिए 200 घर बनाना है हमें, 2000 घर भी बनाना, ठीक है ना। उसके बाद गुणात्मक मतलब हम कितना घर बन पाया, कितना बन पाया, ये सब हो गया। इन्हें कोस्ट स्टडी से समझा सकता है, ठीक है, एक केस स्टडी से समझा सकता है। नीचे केस स्टडी भी आपको मिल जाएगा, ये समझिए केस स्टडी क्या है। ये केस स्टडी है कि डिमांड नंबर 82 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें क्या है, रूरल डेवलपमेंट, घर बनाना है, 2018-19 का बजट है। आउटकम के लिए 21 करोड़ में है, 49 लाख घरों का निर्माण करना है इसमें, आज जीवन स्तर में सुधार करना आउटकम होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका केस स्टडी। अब लास्ट में हम लोग बचा है जीरो बेस बजटिंग। इसको हम समझ लेते हैं क्या है, जीरो बेस बजटिंग, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस बजटिंग में आने वाले वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाते समय पिछले वर्ष का खर्च मान लिया जाता है। इस बजटिंग में प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग को एकदम नए सिरे से बताना पड़ता है कि उसमें किसी खर्च की आवश्यकता क्यों है। उन्हें यह भी बताना पड़ता है कि खर्च के लिए अलग अलग स्तर सेवा की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित देते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए कि 2027 हम बजटिंग देख रहे हैं 2027 में, ठीक ना। इसमें पिछले वर्ष तो पहले नहीं देखा था, शून्य मान जाता है कि पिछले वर्ष कुछ हुआ ही नहीं है, सुना, ठीक है ना। उन्हें किसी भी खर्च की आवश्यकता की ये भी नहीं देखा जाता है, ये भी बताना नहीं पड़ता है, ठीक ना। बस इसमें गुणवत्ता देखा जाता है, ठीक है ना। उन्हें किस खर्च के लिए आवश्यक क्यों है,
ठीक ना। एकदम नए सिरे से बताना पड़ता है कि खर्च के लिए आवश्यकता क्यों है। जैसे मान लीजिए कि हम घर बनाना है, खर्च के लिए आवश्यकता क्यों, ये बस बताना पड़ता है, बाकी इसमें कोई नहीं है। जीरो बेस बजटिंग, इसमें जीरो देखा जाता है, पिछले साल नहीं देता है, इस पर यह आधारित है। तो ये हो गया चारों जीरो बेस बजटिंग। उसके बाद एक और होता है जेंडर बजटिंग, जिससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। लास्ट हो गया जेंडर बजटिंग, इससे क्वेश्चन भी आता है। जेंडर बजटिंग देखिए, जेंडर बजटिंग सामान्यतः हम समझाते हैं आपको क्या है, महिलाओं के लिए दी गई है। ठीक है ना, इसमें महिलाओं को अब महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया। ठीक ना, महिला को आगे बढ़ाने के लिए ये दिया गया। इसमें किसी भी विभाग नहीं कहते हैं, लेकिन विभाजन किया गया कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए ये बजट दिया गया है। ठीक है ना, समझिए। जेंडर बजटिंग की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में की गई थी, इसे 2005-6 में लागू किया गया। ठीक है ना, भारत में इसे 2005 से 6 में इसे लागू किया गया। जेंडर बजटिंग कोई अलग प्रकार की बजटिंग नहीं है। ठीक है, जवाबदेही उत्तरदायित्व को प्रभावित करती है, लोगों का जवाबदेही उत्तरदायित्व को ये प्रभावित करती है। इसमें ये देखा जाता है कि प्रत्येक खर्च का कितना भाग महिलाओं को मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, महिलाओं को कितना % हम दे रहे हैं, ठीक है ना, फीमेल या वुमेन को कितना % हम दे रहे हैं बजट का। इसे GRB जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसकी आवश्यकता क्या है ये देखते हैं। महिला शब्द में कोई बजट प्रस्तुत करने के समय जेंडर नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल होता है। ठीक है ना, दूसरे शब्द में कोई भी बजट किसी लिंक जिसका ध्यान रखकर तैयार नहीं करता। ठीक है ना, इसमें लिंक नहीं देखा जाता है कौन सा लिंक हम दे रहे हैं। ओके, यदि कोई भी बजट जेंडर नेचुरल होता है तो उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं और पुरुषों के वास्तविक रूप में उसका प्रभाव समान रूप से पड़ेगा। यह देखा गया कि बजटिंग घोषणा का लाभ पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मात्रा में मिल पाता है। मैं कहना कि बजटिंग का लाभ पुरुषों को अधिक मिलता है, महिलाओं को कम मिल पाता है। ठीक है ना, विशेष रूप से भारत जैसे राष्ट्रों में जिनकी सामाजिक संरचना महिलाओं के विपक्ष में होती है। ओके, किसी देश में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता उपयुक्त आधार पर समझी जा सकती है। हमें यह देखना होगा कि केवल खर्च महिलाओं से जुड़े हुए हैं। क्या है, महिलाओं को पर्याप्त खर्च जुड़े हैं। महिलाओं को निवेश सोशल रिलेटेड रिटर्न के लिए, ठीक है, रेट पुरुषों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। महिलाओं को मतलब कहने का खर्च उनका अधिक है महिलाओं का। ठीक है ना, किससे, पुरुषों की तुलना में। महिलाओं का अर्थव्यवस्था भागीदारी बढ़ने के रेट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब महिला इसमें सकारात्मक रूप से भागीदारी लगेगी क्योंकि उसमें पैसा रहेगा। कृष्ण लेगार्ड और सरलभ अनुसंधान 2018 अनुसार यदि भारत में महिलाओं को LFR पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत में GDP की 27% की बढ़ोतरी हो सकती है, ये रिपोर्ट में। ठीक है ना, उपयुक्त विश्लेषण के प्रकाश में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता निरूपित होता है। ठीक है ना, जेंडर बजटिंग की आवश्यकता नहीं। भारत में वर्ष 2005 से 6 में GBS जेंडर बजटिंग प्रस्तुत किया गया। इसे 2 भाग है। ठीक है ना, कितने भाग है, इसमें 2 भाग है। पार्ट ए में क्या है, 100% महिला से जुड़ी खर्च होगा। ऐसे खर्च योजनाएं जिनका कम से कम 30% भाग जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का आज का टॉपिक खत्म। ठीक है ना, आज हम लोग क्या पढ़ा है इसकी डिस्कशन कर लेते हैं पहले। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट ये है। ठीक है ना, ये देख लेते हैं। सरकारी बजटिंग हम लोग पढ़े, इसमें कितने प्रकार है, लाइन बजटिंग, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस और जीरो बजटिंग। इसको 1 मिनट में समझ लेते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं बजट, सरकारी बजट। ठीक ना, सरकारी बजट क्या है, ये सरकार का जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल और उनके कार्य विधि को भी दर्शाती है। ये किसी सरकार को देखना है कि कैसे है तो उसको बजट को देखना है कैसे बजट वो प्रयास करे। कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है। लाइन आइटम, ठीक ना, लाइन आइटम बजटिंग, ये हो गया ये परफॉर्मेंस, ये हो गया प्रोग्राम, ये हो गया जीरो बजटिंग। ठीक है, जीरो बजटिंग। एक और हम लोग देखना अलग से, जेंडर बजटिंग। बस ये आज का टॉपिक है। जी लाइन मतलब है, इसमें पिछले वर्ष की तुलना देखा जाता है। इसमें विभाग या मंत्रालय के अनुसार प्रयास किया जाता है कि वो रखा जाए। ठीक ना, विभाग या मंत्रालय के अनुसार दिखाया जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस है, उसमें देखा जाता है कि सरकार परफॉर्मेंस कैसे, प्रोग्राम से प्रोग्राम तय करते हैं। पहले प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम में ग्रामीण आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य कितने इसके लिए पैसा देना, ये प्रोग्राम तय किया जाता है और पिछले अवसर दिया जाता है। इसमें प्रोग्राम के साथ इसमें परफॉर्मेंस भी है, प्रोग्राम भी रखा जाता है और उसमें परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। ठीक ना, इसमें जीरो में किसी भी साल का नहीं देखा जाता है। ठीक है, दिया जाता है। और जेंडर अलग महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसी के साथ आज हमारा जेंडर बस्टिंग का टॉपिक खत्म हुआ और आप मेंस के लिए 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख लीजिए। ठीक ना, मेंस का क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। पहला है बजटिंग क्या है, जेंडर, पहले बोलिए बजटिंग क्या है और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। बजटिंग क्या है पहला है और प्रकार की व्याख्या करें। ठीक है ना, ये हो गया पहला। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो अभी इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरा है कि जेंडर बजटिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या भारत के लिए ज़रूरी है,
क्या भारत के लिए यह जरूरी है। ये 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम इशू हो तो कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।